नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और कैसे हैं आप लोग? तो इंडिया और जापान के रिलेशन को लेकर के काफी चर्चा इतने समय हो रही है, क्योंकि जापान की प्रधानमंत्री सनाया तकाइची ये 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई हुई हैं। खैर, 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई हुई हैं। भारत और जापान के बीच 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन भी इतने समय हैदराबाद हाउस में संपन्न हो रहा है। तो क्या कुछ आफ्टर मैथ उभर करके आया या किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, सारा कुछ जो है इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। और यह भी देखेंगे कि जापान इंडिया के डायमेंशन से कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, चाइना को काउंटर बैलेंस करने का काम और सेमीकंडक्टर का काम, एआई का काम और तमाम प्रकार की जो है ग्रीन एनर्जी से लेकर के सारी चीजें किस प्रकार जापान इंडिया के लिए इंपॉर्टेंसी रखता है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। तो दिल्ली और टोक्यो के बीच ये जो है एक प्रकार का शिखर वार्ता जो है आयोजित की जा रही है। जापान के प्रधानमंत्री हमारे यहां आई हुई हैं। खैर, वो जो है कल असम जाएंगी, उनका असम दौरा भी होगा। तो असम राज्य जो है इंडिया का पूर्वोत्तर राज्य, वो भी काफी चर्चा का विषय इतने समय बना हुआ है। अब एक चीज समझना, जरा यहां पर एक चीज आप समझना कि अगर मैं कहूं कि भाई मिशन प्रोफाइल जापानी प्रधानमंत्री की जो आधिकारिक यात्रा है, उसमें क्या क्या चीजें आपको जो है ध्यान रखनी है, उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पहली चीज है कि भाई जापान की प्रधानमंत्री हैं सनाया तकाइची, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। जापान की प्रधानमंत्री हैं सनाया तकाइची, यह जो है भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई हैं। समझना जरा, 1 जुलाई 2026 मतलब कि इनका दिल्ली में आगमन कब हुआ? 1 जुलाई 2026 को हो चुका है। आज 2 जुलाई है और आज 2 जुलाई को प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये जो है 16वां शिखर सम्मेलन, जापान भारत 16वां शिखर सम्मेलन ये आयोजित हो रहा है। कहां पर आयोजित हो रहा है? तो दिल्ली में हैदराबाद हाउस है, वहीं पर ये आयोजित हो रहा है। 3 जुलाई को एक प्रधानमंत्री सनाया तकाइजी, जो जापान की प्रधानमंत्री हैं सनाया तकाइजी, वो कहां जा रही हैं? तो आपने बताना है कि साहब यह जो है असम, जो हमारा पूर्वोत्तर का राज्य है असम, वहां पर जा रही हैं। अब यहां पर देखना जरा, 150 जापानी कंपनियों के साथ बिजनेस फोरम पर बातचीत चल रही है। काफी कुछ जो है मैटर उभर करके आएगा। अगर मैं कहूं कि भाई किन किन बिंदुओं के लिए जापान और जो है इंडिया का रिलेशन आपको काफी जो है महत्वपूर्ण ढंग से दिखाई पड़ता है, तो एक चीज यहां का जो उद्देश्य होगा किसका, ये जो फोरम चल रहा 16वां जापान इंडिया ये 16वां शिखर सम्मेलन, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि ज्वाइंट विजन फॉर द नेक्स्ट डिकेड, मतलब कि अगले जो है अगले दशक में इंडिया और जापान मिलकर के कुछ जो है मुद्दों को एड्रेस करने का प्रयास करेंगे, ये इसका उद्देश्य है। और यहां पर शिखर सम्मेलन के 4 प्रमुख रणनीतिक स्तंभ होंगे और वे रणनीतिक स्तंभ आपको ध्यान में रखने हैं। पहला है आर्थिक सुरक्षा का। कौन सा है? आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का। अब इसमें सप्लाई चेन रेजिलियंस और चीन पर निर्भरता को कम करना ये महत्वपूर्ण है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात चल रही है इंडिया और जापान के मध्य। दूसरा क्या है? उन्नत तकनीक, एडवांस टेक्नोलॉजी। अब इसमें आपको सेमीकंडक्टर, इसमें क्रिटिकल मिनरल्स, इसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसमें साइबर सिक्योरिटी पर नए हस्ताक्षर होने की बड़ी संभावना है। फिर उसके बाद क्या है? तीसरा क्या है? समुद्री सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब यहां पर देखना जरा, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को बढ़ावा तथा क्वाड का जो है फ्रेमवर्क का विस्तार करना। कुल मिला जुला करके जो समुद्री सुरक्षा है, जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी है, वह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। उन मुद्दों पर बातचीत करने का काम किया जाएगा। फिर यहां पर देखना जरा, स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, ग्रीन ग्रोथ, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन, कुल मिला जुला करके स्वच्छ ऊर्जा पर भी जो है बात की जाएगी। ये 4 स्तंभ जो है आपका 16वां शिखर सम्मेलन की जो बातचीत हो रही है, उसके 4 स्तंभ आपको दिखाई पड़ेंगे। पहला एक जो है आर्थिक सुरक्षा का, दूसरा आपका उन्नत तकनीकों के हस्तांतरण का, तीसरा जो है समुद्री सुरक्षा का और चौथा जो है स्वच्छ ऊर्जा का। तो एकदम ये चारों चीजें आपके जबान पर होनी चाहिए। फिर उसके बाद और क्या चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट आपको दिखाई पड़ती हैं? यहां पर देखिए जरा, यहां पर कह रहा है कि भाई 10 मिलियन एन ब्लूप्रिंट। ये क्या है? ये कह रहा है कि भाई अगले 10 साल में, ध्यान से सुनिए, अगले दशक में जापान एन 10 ट्रिलियन, जो कि कितना होता है? 68 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास होता है। 68 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास होता है।
इसका निवेश जो है 2025 में वादा किया गया था और 2026 में इसका निष्पादन किया जाएगा। अभी समझिएगा 2025 में क्या था, कहा गया कि अगले दशक में हम जो है जापानी येन का कितना 10 ट्रिलियन जापानी येन भारत में क्या करेंगे, निवेश करेंगे, है ना, भारत में निवेश करेंगे। अगर मैं कहूं कि वो जो है यूएस डॉलर में कितना होगा तो 68 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास होगा। ठीक है, इतना निवेश करने की बात की जा रही है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंसी काफी ज्यादा है। एक 10 ट्रिलियन जापानी येन को आप ध्यान में रखिएगा। फिर यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पर देखना जरा, एक तो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर हाई स्पीड रेल, जिसमें जो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, कहीं न कहीं आपको हाई स्पीड ट्रेन या बुलेट ट्रेन में निवेश करते हुए जापान आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, जापान भारत का सबसे बड़ा दाता, मतलब कि उदाहरण के रूप में अगर आप देखें दिल्ली मेट्रो में भी जो है जापान का निवेश आपको दिखाई पड़ेगा। फिर निजी निवेश तथा विनिर्माण, मारुति सुजुकी हो गया, सुजुकी हो गया, इनके द्वारा सेमीकंडक्टर निर्माण हो गया तथा स्किल डेवलपमेंट हो गया, इसमें भी ठीक ठाक जापान के द्वारा निवेश करने की बात कही गई है। अब एक चीज समझना जरा, और क्या इसमें आगे है, और थोड़ा सा स्लाइड में देखें तो इसमें दिया है कि भाई 1200 वर्षों का जो है हमारा और जापान का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिलेशन दिखाई पड़ता है। 1200 वर्षों का माना जाता है कि लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में हमारे यहाँ के बौद्ध भिक्षु थे, बोधिसत्व, वो जो है जापान में उनका जो है काफी ठीक ठाक प्रभाव था, तो वहीं से भारत और जापान के मध्य बौद्ध धर्म के आधार पर एक सांस्कृतिक आदान प्रदान और सांस्कृतिक मेल मिलाप की बात शुरू हुई थी। फिर उसके बाद जब 20वीं सदी में आप आते हैं तो 20वीं सदी में आपको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के जो है स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने जो है इंडिया और जापान के मध्य एक ठीक ठाक जो है कम्युनिकेशन स्थापित किया। फिर टोक्यो ट्रिब्यूनल 1946, जस्टिस राधा विनोद पाल का भी एक ऐतिहासिक योगदान रहा है। फिर 1952 में जो शांति समझौता हुआ था, पीस ट्रीटी, भारत द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में क्षतिपूर्ति को माफ करना, आधुनिक कूटनीति का जन्म जो है दिया गया इंडिया और जापान को लेकर के। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब यहां आप जब पर आना जरा नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड आपका दिया है कि राजनीतिक और रणनीतिक वास्तुकला, है ना। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप, ये 2014 से शुरू, हालांकि 2000 से ही शुरू हो जाती है, लेकिन 2014 में मोदी और आबे, शिंजो आबे थे वहां के प्रधानमंत्री, उनकी हत्या कर दी गई, तो यहां से मोदी और आबे युग शुरू हुआ। कहां से? 2014 से ये युग शुरू होता है। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, मतलब हमारे यहां के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और जापान के भी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री मिलते हैं और 2+2 जो है मिनिस्ट्रियल डायलॉग संपन्न होता है। तो ये चीजें, और फिर उसके बाद क्वाड फ्रेमवर्क, और क्वाड फ्रेमवर्क में आप जानते हैं जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। ये लोग मिल करके इंडो पैसिफिक समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा बेहद तौर पर, ये जो है आपका क्वाड जो ग्रुप है ये बेहतर भूमिका निभाता है। चूंकि जापान भी इसमें शामिल है, चूंकि इसमें इंडिया भी शामिल है, इसलिए दोनों मिल करके इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को जो है सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद समझना जरा यहां पर क्या है, यहां पर देखना जरा ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन 2025 में इसको जो है और बेहतर तरीके से इसको जो है चर्चा का विषय बनाया गया। फिर कुछ रक्षा और सुरक्षा से संबंधित रणनीतिक टूलकिट क्या है, जैसे कुछ जो है रसद और प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौता हुआ है, ACSA एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, जो है सैन्य और रसद आपूर्ति साझा करना, ये जो है 2020 में इसका समझौता हुआ था, जिसको ACSA समझौता कहते हैं। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से संबंधित समझौता हुआ था 2015 में। फिर उसके बाद सिविल न्यूक्लियर से संबंधित जो समझौता हुआ था 2016 में, ये ऐतिहासिक असैन्य परमाणु सहयोग समझौता था। अगर यहां पर आप इंडिया और जापान के बीच रिलेशन में कुछ सैन्य अभ्यासों को देखना चाहेंगे तो हमारे और जापान के जो है सैनिकों के बीच सैन्य अभ्यास भी होते हैं। कौन सा? एक मालाबार सैन्य अभ्यास होता है, ये नौसेना का सैन्य अभ्यास है।
तो ये आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो है धर्म गार्जियन, ये थल सेना का जो है एक अभियान है ना, सैन्य अभ्यास है। फिर उसके बाद वीर गार्जियन, वीर गार्जियन किसका है, तो वायुसेना का। तो धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और मालाबार, ये तीनों चीजें जो है आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। चलें आगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर आते हैं थोड़ा सा, यहां पर देखिए जरा, आर्थिक तालमेल एक आदर्श पूरक संबंध। अब आर्थिक तालमेल भाई जो है, भारत के पास क्या क्या चीजें हैं कि भारत एक विशाल तथा बढ़ता हुआ उपभोक्ता बाजार है। ये जापान के लिए सही है कि भारत में निवेश करे। फिर उसके बाद युवा जनसांख्यिकी लाभांश, भारत में जो है ठीक ठाक जनसांख्यिकी लाभांश है, ठीक ठाक जो है जनसंख्या है, ठीक ठाक जो है यहां पर युवा आबादी है, उसका लाभ जापान उठा सकता है। भारत के लिए भी अपॉर्चुनिटी, जापान के लिए भी अपॉर्चुनिटी। बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग हब ठीक ठाक इंडिया के पास है। तो ये इंडिया के पास ठीक ठाक जो है आप स्थिति देखेंगे। लेकिन यहां पर जापान की देखेंगे तो जापान चूंकि विकसित कंट्री है, जापान चूंकि जो है डेवलप्ड कंट्री है, तो एक विशाल निवेश पूंजी इसके पास है, अत्याधुनिक इसके पास तकनीकी और नवाचार है, और फिर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा इनके पास विशेषज्ञ हैं। तो इनका सारा लाभ जो है इंडिया को मिल सकता है। साथ ही साथ उपभोक्ता बाजार, युवाओं का, और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हब का लाभ जो है ये जापान को मिल सकता। मतलब दोनों एक दूसरे की पूर्ति या सहचर संबंध स्थापित कर सकते हैं जापान और इंडिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहां पर देखना जरा, भू राजनीतिक संश्लेषण मतलब इंडो पैसिफिक की ढाल। अगर आप देखेंगे कि चाइना के द्वारा बार बार आक्रामकता का जो है रुख अपनाया जाता है, जैसे चीन है लगातार जो है आप देखेंगे कि दक्षिण चीन सागर में आप साउथ चाइना सी में इसका प्रभाव बना रहता है। समुद्री आक्रामकता, आर्थिक दबाव, अगर आप देखेंगे व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है भाई, इसका निर्यात या सप्लाई चेन बहुत अच्छा है चाइना का। जिन देशों के साथ ये व्यापार करता है, अपना तो व्यापार सरप्लस में रहता है, लेकिन दूसरे देश व्यापार घाटे में जाते हैं, तो ये आर्थिक दबाव। दूसरा समुद्री आक्रामकता, तीसरा चीन का बढ़ता प्रभाव। तो इन सब सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए इंडिया और जापान अगर साथ आ रहे हैं, तो इससे बेहतर बात अगर हो ही नहीं सकती है। तो ये चीजें, अब यहां पर देखना जरा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट निष्कर्ष में आप बोल सकते हैं कि भाई इंडिया और जापान एक दूसरे के साथ आए, ये बेहद जो है भविष्य की रूपरेखा को सुनिश्चित करेगा, और समुद्रिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, ग्रीन एनर्जी को मेंटेन करेगा, और साथ ही साथ पीपुल टू पीपुल रिलेशन स्थापित होगा, और एशिया की डेवलपमेंट में दोनों देश जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं किसी अनदर लेक्चर के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।